तो दोस्तों, पिछली कहानी में हमने आपको सुनाया था कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली थी और उस दौरान शायद अगर वो ट्रक नहीं आया होता तो इधर से उदयभान की गाड़ी और इधर से श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी, दोनों गाड़ियों के बीच में वीरेंद्र शाही जब पड़ जाते तो मौत तो निश्चित हो चुकी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अकेले ही श्री प्रकाश शुक्ला ने किस कदर दिलेरी दिखाते हुए सिर्फ अकेले एक तरफ से AK-47 दागना शुरू किया। और अगर वीरेंद्र शाही ने अपनी गाड़ी के सीट के नीचे अपने सर को नहीं छुपाया होता तो जो गोलियां उनके पैरों में लगी थी वो गोलियां वीरेंद्र शाही के सर पर भी लग सकती थी या सीने में भी लग सकती थी। लेकिन इस चालाकी की वजह से बच जाते हैं और इस घटना में किसी तरीके से ड्राइवर के हाथ पर गोली लगने के बावजूद भी उस दिलेर ड्राइवर ने भीड़ भाड़ में जब गाड़ी लेकर भाग गया तो उसके बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो एक गनर की मौत होती है। और ये पूरी घटनाक्रम पेपरों में आग की तरह छप जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। पूरे पूर्वांचल में एक नाम जो सामने आता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वीरेंद्र शाही के ऊपर AK-47 से हमला कर देता है। और चारों तरफ इसकी छानबीन भी शुरू हो जाती है। और इसी दौरान सीधे सूरजभान अपनी गाड़ी और काफिलों के साथ बिहार निकल जाता है तो इधर श्री प्रकाश शुक्ला और पवन पांडे के घर यानी अयोध्या की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मामला इतना हाईलाइटेड था कि अब पवन पांडे का घर भी श्री प्रकाश शुक्ला को रुकने के लिए सेफ नहीं रहता है, क्योंकि इसमें किसी न किसी तरीके से पुलिस छानबीन करती और हर उन जगहों पर छापा मारने की कोशिश कर रही थी, हर उन जगहों पर रेड करने की कोशिश कर रही थी जिन जगहों पर जरा सा भी श्री प्रकाश शुक्ला के होने का सुराग मिल रहा था। खास तौर से अयोध्या के इलाके में तो बिल्कुल पुलिस तत्पर थी, क्योंकि पहली बार AK-47 का इस्तेमाल अयोध्या में ही हुआ था तो दूसरी बार अगर AK-47 का इस्तेमाल कहीं हुआ तो वो गोरखपुर में हुआ। और इस तरीके की खौफनाक घटना के बाद पुलिस मानो परेशान सी हो चुकी होती है। और पुलिस को अगर कुछ चाहिए होता है तो किसी भी कीमत पर वो अपराधी चाहिए होता है जिसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी कि चलती गाड़ी से वीरेंद्र शाही के ऊपर हमला कर दिया। और इसी दौरान जब सूरजभान बिहार पहुंच जाता है तो उसका एक फोन आता है पवन पांडे के पास। अब पवन पांडे जैसे ही फोन उठाते हैं तो वो कहता है कि देखो भाई, इस बार तो निशाना चूक गया और वादे के मुताबिक जो हम लोगों का वादा हुआ था कि अगर आप लोग वीरेंद्र शाही को नहीं मार पाएंगे तो मेरी AK-47 को वापस दे देंगे। तो पवन पांडे कहते हैं जी आपने सही कहा, वादा तो यही हुआ था, लेकिन मैं एक बार श्री प्रकाश से इस मामले में बात करना चाहता हूँ। तो सूरजभान कहता है कि ठीक है, बात करके बताओ। अब इधर पवन पांडे श्री प्रकाश शुक्ला को मिलते हैं और ये पूरी जानकारी देते हैं। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला को बात थोड़ी सी बुरी भी लगती है, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, मैं दादा से बात करूंगा। उसके बाद वहीं से फोन लगाया जाता है और फोन के दौरान फिर वही पुराना नाम, मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ, दादा से बात कराओ। कि दादा जैसे ही कॉल पर आते हैं और पूरी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला कहते हैं कि देखिए दादा, हम आपकी AK-47 जरूर वापस कर देंगे, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए, होली से पहले मैं किसी कीमत पर शाही को निपटा दूंगा। लेकिन इस पर सूरजभान कहता है कि अभी समय है होली आने में, तो इसलिए थोड़ा समय दो और AK-47 मुझे आप वापस कर दो। वैसे एक बात बताऊं अशोक, तुम्हारी दिलेरी का तो दांत देना पड़ेगा यार। तुमने अकेले ही जो फायरिंग कर दिया उससे तो तुम्हारे जिगर का मैं कायल हो चुका हूँ। वाकई तुम्हारे अंदर दम तो है और तुम एक ना एक दिन शाही को मारोगे जरूर, लेकिन मेरी मजबूरी समझो, मुझे AK-47 चाहिए, क्योंकि अब शेर घायल है और लगभग 1 साल तक हमें कोई टेंडर नहीं मिल सकता है। मैंने तो यही सोचा था कि अगर टेंडर मिल जाएगा तो गोरखपुर से इस बार तकरीबन 100 करोड़ रुपए का रेलवे का टेंडर निकलता, और अगर निकल जाता और हमारे पक्ष में होता, मैं
गोरखपुर में एक मकान खरीद लेता और एक तुम्हारे लिए ऑफिस भी बनवा देता, ताकि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना होती। लेकिन अभी होली में समय है, तो इसलिए AK-47 वापस कर दो तुम। अब इतना सुनना ही था कि ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को इतनी बुरी लग चुकी होती है कि वो कहते हैं कि जी दादा ठीक है। उसके बाद फोन रख देते हैं। अब इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला शांत नहीं बैठते हैं और अपने लड़के को कहते हैं कि पता कराओ कि साही अभी कहाँ है। अब इसके बाद लड़के एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें कुछ पैसों का लालच दिया जाता है कि एकदम सटीक और सही जानकारी चाहिए, तुम कुछ भी करो, साय की तरह पीछे पड़े रहो, लेकिन साही कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। अब इधर सारे लोग इंतजार में रहते हैं कि उधर लड़के इन्फॉर्मर बनकर साही जी के चारों तरफ फैल जाते हैं। अब जैसे ही पता चलता है कि साही जी का एक प्रोग्राम लखनऊ में है और वहां पर वो एक मीटिंग में जरूर जाएंगे, और इसी मीटिंग का इंतजार श्री प्रकाश शुक्ला को रहता है कि जैसे ही ये मीटिंग में आए तो आज इनकी कहानी खत्म ही कर देना है। लेकिन इस बार साही जी बेहद सतर्क रहते हैं और साही जी के गाड़ियों में भी गनर और साथ साथ आगे पीछे की गाड़ियों को भी बढ़ा दिया जाता है, और आधुनिक हथियारों से सारी गाड़ियों में बैठे हुए लोग लैस रहते हैं कि कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े तो किसी प्रकार से दिक्कत ना आए, गोली का जवाब गोलियों से ही दिया जाएगा। और उसी तरीके से साही जी अपने घर से निकलते हैं और लखनऊ जाने के लिए। लड़कों के मुताबिक साही जी लखनऊ बाई रोड जाने वाले थे, लेकिन साही जी ने ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया और वो अब ट्रेन से जाने लगी। लड़कों ने आनन फानन में फोन किया, ये जानकारी दिया कि साही जी लखनऊ तो पहले बाई रोड जाने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने प्लान चेंज कर दिया है और वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच चुके हैं। और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वो तीनों गाड़ियां रुकती हैं और उसमें से असलहेधारी लोगों के बीच साही जी ट्रेन में इंजन से तकरीबन 5वीं से 6वीं डब्बे में बैठ जाते हैं और वहां पर चारों तरफ गनर बैठे होते हैं, बीच में साही जी बैठे होते हैं। अब ये लड़के इस बात की इंफॉर्मेशन फिर पवन पांडे को देते हैं, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला के पास कोई फोन नहीं था। और श्री प्रकाश शुक्ला और पवन पांडे में ये बात तय होती है कि हम लोग बाई रोड जा रहे हैं लखनऊ, और आप पूरी जानकारी लेते रहिएगा। जिस तरीके से साही मूव करते हैं वो पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा रखिएगा। जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचूंगा आपको फोन करूंगा और पूरी जानकारी आप मुझे दे दीजिएगा। हर कदम कदम की जानकारी पवन पांडे के पास जा रही थी, और उसी दौरान जैसे ही ट्रेन चल पड़ती है तो लड़कों ने बता दिया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है। लेकिन ये ट्रेन गोरखपुर टू लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ नहीं पहुंचती है, उससे पहले बीच में गोंडा में ट्रेन रुकती है कुछ देर के लिए। तो साही जी का प्लान फिर बदल जाता है और वो ट्रेन से भी उतर जाते हैं और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहां पर वो 3 गाड़ियां उनकी इंतजार कर रही होती हैं और वो ट्रेन छोड़कर इन गाड़ियों में फिर से बैठ जाते हैं। और यहाँ से साही जी का प्लान था कि वो बाई रोड जाएंगे। अब इस तरीके से हर कदम कदम पर साही जी का प्लान चेंज होता रहता था। किसी को कुछ पता नहीं था, साथ बैठने वालों को भी नहीं पता था कि साही जी कैसे लखनऊ पहुंचेंगे। क्या फिर वो दोबारा बाराबंकी में ट्रेन पकड़ लेंगे या फिर इन्हीं गाड़ियों से अब वो लखनऊ जाएंगे। उनके प्लान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं रहती थी, सिर्फ साही जी ही जानते थे कि अगला कदम मेरा क्या होने वाला है। अब उसके बाद लड़कों ने इन तीनों गाड़ियों का नंबर नोट किया और फिर पवन पांडे को फोन किया और पूरी जानकारी बताई कि भैया देखिए, अब तक तो वो ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर प्लान चेंज कर दिया और गोंडा रेलवे स्टेशन पर उतर गए। वहाँ इन नंबरों की 3 गाड़ियां हैं और इन्हीं तीनों गाड़ियों से अब वो बाई रोड लखनऊ की तरफ निकले हैं। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद पवन पांडे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कभी वो ट्रेन से जाते हैं, कभी वो गाड़ी से जाते हैं, फिर वो गाड़ी से जा रहे हैं, बात कुछ समझ में आती नहीं है। लेकिन गाड़ी नंबर के साथ वो इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी श्री प्रकाश शुक्ला लखनऊ पहुंच जाते हैं
और लखनऊ से जैसे ही टेलीफोन पर वार्ता होती है तो बताते हैं कि इस तरीके से शाही का प्लान चेंज हो रहा है और अब अपने लड़के शाही का पीछा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गोंडा से लखनऊ की तरफ निकल गया है और अपने लड़के तो ट्रेन में थे, तो उनका पीछा कैसे करेंगे। श्री प्रकाश शुक्ला पवन पांडे से कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन गाड़ियों का नंबर है ना, अब आप ये पता कराओ कि ये गाड़ियां लखनऊ के किस गेस्ट हाउस में रुकी हुई हैं और उसी गेस्ट हाउस पर हम रुक के इंतजार करेंगे और जैसे ही शाही बाहर निकलेंगे तो इस बार निपटा देंगे, चाहे वो किसी कीमत पर निपटाना हो। अब वो रुक कर इंतजार करने लगते हैं कि तभी तकरीबन 1-1.5 घंटे तक पता कराया जाता है, लेकिन उन गाड़ियों का कहीं पता नहीं चलता है कि वो तीनों गाड़ियां कौन से मीटिंग में गई हैं, किस जगह पर रुकी हुई हैं, कोई पता ठिकाना नहीं चलता है। तकरीबन 4-5 घंटों के बाद पवन पांडे के पास एक फोन आता है कि तभी एक महत्वपूर्ण जानकारी पवन पांडे को पता चलता है कि हजरतगंज गन्ना संस्थान के ढलान के ठीक सामने जो वीआईपी वाली पार्किंग है उसी में इन तीनों नंबर की गाड़ियां खड़ी हैं। अब जैसे ही सूचना मिलती है श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह पर पहुंचकर एक गुलमोहर की पेड़ होता है और उसी पेड़ के ठीक बगल में वो अपनी गाड़ी को लगा देते हैं और जैसे ही उस गाड़ी को लगा देते हैं तो अपने साथियों से कहते हैं कि अगर कोई भी हम में से नीचे उतर गया तो मैं सीधे गोली मार दूंगा। तो कहते हैं अरे भाई ये कौन सी बात होती है, ये क्या मतलब होता है कि आप गोली मार दोगे, किसी को बाथरूम लगेगा तो क्या पेशाब करने के लिए भी नहीं जाएगा। श्री प्रकाश शुक्ला कहते हैं कि नहीं, अगर किसी को एक ने भी पहचान लिया ना तो सारे लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी और हम सब के सब यहीं मारे जाएंगे। और इसी बातचीत के दौरान इस गाड़ी में हेमू गुज्जर, आनंद पांडे और सुधीर सहित 3-4 लोग बैठे रहते हैं और ठीक समय का इंतजार करते हैं कि कब इसमें से शाही बाहर आए और हम लोग उसे निपटा दें। लेकिन ये इंतजार का दौर खत्म नहीं होता है और रात के तकरीबन 8 से 9 बज जाते हैं, फिर भी कोई बाहर नहीं आता है। वो तीनों गाड़ियां उस गेस्ट हाउस के बाहर ही रहती हैं और उस गेस्ट हाउस से ना कोई बाहर निकलता है ना कोई अंदर जाता है और सब कुछ बिल्कुल साइलेंट रहता है। बाद में हेमू गुज्जर और एक और पहलवान नाम का व्यक्ति होता है, उसे इन गाड़ियों में बैठा दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जब कभी भी ये तीनों गाड़ियां बाहर निकलें तो तुम तुरंत इन्फॉर्मेशन देना और हम लोग जहां कहीं भी रहेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब गाड़ियां नहीं बाहर आ रही होती हैं तो दिमाग लगाकर श्री प्रकाश शुक्ला ने आखिरकार वीरेंद्र शाही को निपटा ही दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।